Hello, students. This is history chapter number 2, lecture number 2nd. The chapter name is colonization of India. And in the previous lecture, we had discussed about the advent of European companies, English East India, formation of East India Company and French East India Company. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और कैसे यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ में बहुत सारी कंपनीज़ बनी। इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज़ आई, तो इसमें एक राइवलरी थी। राइवलरी मीन्स होता है कंपटीशन। इंडिया में मोस्टली 4 कंपनीज आई। ब्रिटिश मीन्स इंग्लैंड, इंग्लिश जिसको बोलते हैं फ्रेंच, द पीपल ऑफ फ्रांस, पुर्तगीज पुर्तगाल के लोग, और डच जिसको आप डेनमार्क कह सकते हैं। तो जो पुर्तगीज थे दे वर लिमिटेड टू द स्टेट ऑफ गोवा, जो करंट टाइम में गोवा स्टेट है वहीं तक ये थे। इसके अलावा ये बाहर नहीं गए। पर डच ट्राई टू कंट्रोल इंडिया, लेकिन उनका भी इन्फ्लुएंस खत्म हो गया था। लास्ट में 2 पावर्स बची थी, ब्रिटिश और फ्रेंच। इन दोनों कंट्रीज में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन था। क्यों कंपटीशन था और क्यों बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज बनी, उसका सिर्फ एक एग्जाम्पल, उसका सिर्फ एक मतलब ये था कि ये जो यूरोपियन कंपनीज थी वो एक पॉलिसी को फॉलो करती थी, और उस पॉलिसी को बोलते थे पॉलिसी ऑफ मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म पॉलिसी में क्या होता था कि बहुत सारे यूरोपियन किंग्स जो होते थे, जो यूरोपियन किंग्स होते थे, बहुत सारे जो सेलर्स होते थे उनको प्रमोट करते थे, बहुत सारा पैसा देते थे कि आप जो है अपनी ट्रेडिंग कंपनीज को बनाइए और यूरोप में, और यूरोप से एशिया में और पूरे वर्ल्ड ओवर बिजनेस कीजिए, और आप जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे उसमें से हमें एक बहुत बड़ा हिस्सा दे दीजिए। तो मर्केंटलिज्म की पॉलिसी को आप समरीली सिंपल में ऐसे बोल सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, और जो इम्पोर्ट्स हैं उसको जो है बहुत ही ज़्यादा कम करना। बाकी में आप ये जो चार्ट है इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद मर्केंटलिज्म पॉलिसी क्या होती है? द मर्केंटलिज्म इज ए पॉलिसी दैट इज डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सपोर्ट। ये पॉलिसी ऐसी होती है कि एक्सपोर्ट मतलब एक कंट्री से जो दूसरी कंट्री में गुड्स सेल होती हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, एंड मिनिमाइज द इम्पोर्ट्स। और जो इम्पोर्ट्स होते हैं, जो एक कंट्री में दूसरे देश से सामान मंगवाया जाता है, खरीदा जाता है, उसको कम करना। फिर क्या था? इट प्रमोट्स कॉलोनिज्म, टैरिफ्स एंड सब्सिडीज टू अचीव दिस गोल। कॉलोनिज्म, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सच एज ब्रिटिशर्स ने इंडिया को गुलाम बनाया था। टैरिफ मीन्स यू कैन से टैक्सेस। जब एक कंट्री से सच एज इंग्लैंड ने क्या किया था, जब इंडिया के लोग इंग्लैंड में गुड्स एक्सपोर्ट करते थे, अपने फिनिश गुड्स, तैयार माल, तो बहुत सारा टैक्स लगाते थे। सब्सिडीज मतलब होता है, आप कह सकते हो कि छूट देना, यू कैन से फैसिलिटी। जैसे इंग्लैंड की कंपनी क्या, इंडिया और इंग्लैंड की केस में क्या होता था कि इंग्लैंड की जितनी भी कंपनीज थी, जब वो इंग्लैंड से फिनिश्ड गुड्स को सेल करने के लिए इंडिया में आती थी तो उनको बहुत सारा पैसा, मॉनेटरी हेल्प दी जाती थी, ताकि जो ब्रिटिश कंपनी है वो इंडिया में गुड्स को बहुत ही चीप लेवल पे बेच सकें। ये थी पॉलिसी ऑफ मर्केंटलिज्म। देन वी कम टू एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। There was an Anglo-French rivalry, you can say competition, and during this rivalry they fought 3 wars, and these 3 wars are known as Carnatic Wars. These wars were fought between 1744 to 1763. ये 3 वॉर्स लड़ी गई थी जिसको हम कर्नाटिक वॉर्स के नाम से जानते हैं। दीज वॉर्स वर फॉट, ये जो इंडिया का जो करंट में तमिलनाडु स्टेट है उसमें ये फाइट्स हुई थी। आपको ये लर्न करना है कि जो तीनों वॉर्स थी वो 1 बाय 1 नहीं हुई थी। जो पहली कर्नाटिक वॉर्स थी वो कुछ साल चली, फिर खत्म हो गए, फिर सेकंड और थर्ड। लेकिन ये तीनों कर्नाटिक वॉर्स का रिजल्ट क्या निकला? द फ्रेंच लॉस्ट द बैटल ऑफ कंट्रोलिंग इंडिया। कि जो फ्रेंच लोग थे, फ्रांस की जो कंपनीज थी या फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी, वो जो है ब्रिटिशर्स से जो यहाँ पे वॉर हुई उसको वो हार गए, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे जस्ट लॉस्ट द चांस टू कंट्रोल इंडिया। इंडिया में उनका जो भी इन्फ्लुएंस था, जो भी टेरिटरीज थी, जो भी एरियाज उन्होंने जीते थे, वो सारे वो लूज कर गए, एंड ब्रिटिशर्स बिकेम विनर, एंड आफ्टर दिस ब्रिटिशर्स बिकेम वेरी पावरफुल। जब ब्रिटिशर्स won this battle from French, then only the Britishers were the powerful
एंटिटी इन इंडिया। इंडिया में सिर्फ ब्रिटिशर्स ही बहुत ही पावरफुल स्टेट में रह गए थे, तो उन्होंने क्या किया कि इसके बाद में वो आ गए बंगाल में। बिकॉज व्हेन दिस एवरीथिंग हैपेंड एट दैट टाइम, बंगाल वाज द रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया में जितना भी बिजनेस होता था, सबसे पैसे वाला, सबसे धनी, सबसे रिचेस्ट स्टेट आपका बंगाल था। और बंगाल में कंपनी ने क्या किया कि बहुत सारे अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, एंड टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट व्हाट डिड यू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ब्रिटिश कंपनी गॉट ए राइट टू ड्यूटी फ्री ट्रेड। ड्यूटी मीन्स टैक्स। इन्होंने औरंगजेब से क्या किया था, एक एग्रीमेंट कर लिया था कि साल भर में हम आपको एक बार में एक मुश्त पैसा, मतलब वन टाइम पेमेंट आपको करेंगे, लेकिन उसके बाद साल भर हम आपको अपने ट्रेड पे टैक्स नहीं देंगे। ठीक है। उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, मुगल एम्परर, देयर वाज हिज नेम वाज फर्रुख सियर, उसने 1717 में कंपनी को ये राइट्स दे दिया कि इंडिया से चाहे जितना गुड्स एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें, उनको एक एनुअल वन टाइम पेमेंट के बदले उनको फिर कोई टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। बट व्हेन द कंपनी गॉट दिस राइट, देयर वाज ए प्रॉब्लम। कंपनी वाज चीटिंग टू द मुगल एम्परर, and this particular right was given to the East India Company. But what happened, there were lot of British officers who were carrying their private trade. Private trade means जो ये छूट मिली थी, जो रिबेट मिली थी, जो एग्रीमेंट हुआ था, this particular agreement was between मुगल बादशाह एंड दी कंपनी। इसका ब्रिटिश के जो इंडिविजुअल प्राइवेट एम्प्लॉयज थे उनसे कुछ भी लेना देना नहीं था। बट व्हाट हैपन दैट ब्रिटिश के बहुत सारे प्राइवेट ऑफिसर्स उन्होंने अपना पर्सनल ट्रेड स्टार्ट कर दिया, और इसकी वजह से इसको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको तो बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉफिट हुआ, ब्रिटिश ऑफिसर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, लेकिन जो बंगाल ऑफ नवाब थे उनको बहुत ज़्यादा टैक्स का लॉस होने लगा। जब बंगाल के नवाब्स को ये पता चला कि कंपनी जो है बहुत ज़्यादा चीटिंग कर रही है, तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी कुछ दे ब्रॉट सम ऑफ द कंडीशंस फॉर द कंट्री। व्हाट वर द कंडीशन? द फर्स्ट कंडीशन वाज द कंपनी ऑफिशियल्स इंगेज्ड इन प्राइवेट बिजनेस हैड टू पे कस्टम ड्यूटी। उन्होंने कहा कि जो कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है कि उनको एक वन टाइम पेमेंट के बदले टैक्स नहीं देना, ये जो एक फैसिलिटी है, ये कंपनी के ऑफिशियल, जो कंपनी के अधिकारी हैं उनके लिए नहीं है। इफ द कंपनीज ऑफिशियल आर इंगेज, अगर वो प्राइवेट बिजनेस करते हैं, देन दे हैव टू पे द टैक्स। द सेकेंड कंडीशन वाज द कंपनी वुड लिमिट फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन वर्ड आपके फोर्ट या किले से आया है। एक्चुअली कंपनी क्या करती थी कि इंग्लैंड, उसमें कोलकाता के आसपास के एरिया में अपने बहुत सारे ये फोर्ट्स बना रहे थे। फोर्ट्स में उसमें बहुत सारी ये आर्मी रख रहे थे, बहुत सारा एम्यूनिशन, गन्स, बॉम्ब्स, ये सब रखे। तो नवाब्स ने कहा कि कंपनी जो है अब और ज़्यादा फोर्टिफिकेशन, किले नहीं बनाएगी, फोर्ट्स नहीं बनाएगी। थर्ड कंडीशन वाज द कंपनी कैन नॉट मिंट कॉइन्स, की जो सिक्के होते हैं मिंट कॉइन्स, ये अपने खुद के सिक्के नहीं बना सकते हैं। ठीक है। एंड फोर्थ कंडीशन वाज मोर पेमेंट फॉर ट्रेड कंसेशन। कंसेशंस में कह सकते हो हिंदी में जो बोलते हैं छूट या फैसिलिटी, की जो भी अगर कंपनी को ट्रेड करने में, इफ द कंपनी नीडेड मोर फैसिलिटीज, देन दे हैव टू पे मोर मनी। ओके। आफ्टर दिस देयर वाज कंटिन्यूड प्रॉब्लम्स होती रहीं, कोई रिजल्ट नहीं निकला, बिकॉज ब्रिटिश वॉज द सोल पावर, और दे सॉ दैट दिस ब्रिटिश वर वेरी पावरफुल इन बंगाल एंड बंगाल वॉज नॉट सो पावरफुल। सो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गए थे, ये बहुत सी बातें कहते थे, और नवाब इनकी बात को बिल्कुल भी नहीं, कंपनी के नवाब की बात को कंपनी के ऑफिशियल्स बिल्कुल भी नहीं मानते, तो वो बहुत सारा टैक्स की चोरी करे। तो इसकी वजह से पहली एक बैटल हुई, इसको बैटल क्या बोलते हैं, द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी वॉज ए नेम ऑफ ए प्लेस एंड दिस बैटल वॉज फॉट इन 1757। ओके। हु fought this battle? Now this battle was fought between Nawab of Bengal versus East India Company. Nawab
बंगाल की तरफ से नवाब थे सिराजुद्दौला, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव was the leader of the armed forces. In this battle, East India Company under the leadership of Robert Clive won the war, and Sirajuddaulah lost the war. So what was the result of the Plassey? After the battle of Plassey, क्या हुआ? मीर जाफर जो कि सन इन लॉ था, उसको जो है मीर जाफर वॉज रिप्लेस्ड बाय हिज सन इन लॉ मीर कासिम, एंड ही वॉज मेड दी नवाब ऑफ बंगाल, और उसको बंगाल का नवाब बना दिया गया, ठीक है। और उसने क्या किया कि ही ग्रांटेड द ब्रिटिश राइट्स टू कलेक्ट रेवेन्यूज फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, और उसने क्या किया कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको बहुत राइट से दे दिया गया कि जितने भी उनको टैक्स बंगाल में कलेक्ट करना है वो सारा टैक्स और जो है ब्रिटिशर्स कलेक्ट करेंगे। एक्चुअली इट वाज ए यू कैन से ट्रिक, बिकॉज ड्यू टू दिस एग्रीमेंट द राइट टू collect tax came under the British, and the right to administration came under the नवाब ऑफ सिराजुद्दौला। तो सिचुएशन ये थी कि जितना भी पैसा आता था वो सारा पैसा ब्रिटिश कंपनी ले लेती थी, बट जो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती थी, जब स्टेट में कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो जिम्मेदारी नवाब के ऊपर आती थी, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, वो सारी सिचुएशन आपकी नवाब के पास थी। द ब्रिटिश वर नॉट जस्ट ट्रेडर्स एनीमोर। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो सिर्फ मर्चेंट्स नहीं रह गए थे, दे कंट्रोल द नवाब, और इस तरह से वो नवाब को कंट्रोल कर रहे थे। कंट्रोल ऐसे कर रहे थे बिकॉज सारा मनी, सारा ट्रेड, सारा रेवेन्यू सब कंपनी ले रही थी, और जितना भी पैसा होता था सब कंपनी लेती थी और इंग्लैंड में भेज देते थे, और